नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस प्रशांत मिश्रा। अभी गुजरात गए वो, वहाँ अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय परिषद थी। वकीलों का कोई संगठन है। नाम से मुझको समझ नहीं आ रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम कांग्रेस बीजेपी किस तरह का है, लेकिन वकीलों के इस संगठन में गए जस्टिस प्रशांत मिश्रा। वहां जाके उन्होंने कहा कि धर्म, जाति और जातीयता के आधार पर विभाजनकारी बयानबाजी न करें। उन्होंने कहा कि नफरती बयानबाजी न करें। जो नेता हैं देश के, वो भाईचारे पर जोर दें। मैं भाईचारे शब्द में बहनचारा भी जोड़ देता हूं, क्योंकि मुझको ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने केवल मर्दों के बारे में कहा होगा। जो भाईचारा की जुबान हिंदुस्तान में इस्तेमाल होती है, उसके चलते इन्होंने कहा होगा। जस्टिस मिश्रा ने यह भी कहा है कि नफरत फैलाने वाले भाषण, गलत सूचना और विभाजनकारी सामग्री फैलाने में डिजिटल प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया की हानिकारक भूमिका है। सोशल मीडिया जो है वो बड़ा घर के शरारती बच्चे जैसा हो गया है। मोहल्ले में जो एक बदमाश रहता है, कोई जो देर रात पी के आता है, हुल्लड़ करता है, जो कुछ भी हो जाए मोहल्ले में तो सबसे पहले उसी के ऊपर शक जाता है कि उसने किया होगा। तो सोशल मीडिया कुछ उसी तरह का हो गया है। मुझको लगता है सोशल मीडिया तो एक चाकू है। आप घर में चाहें तो गाजर काट लें, उससे आप मूली काट लें। चाकू को ले जाके गुंडे बदमाश जो है मवाली, वो सड़क पे गली में किसी का गला भी काट देते हैं। तो चाकू है। सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है, वो एक मीडिया है। जैसे अखबारी कागज, अब अखबारी कागज पे कोई तोहमत डाली जा सकती है क्या कि अरे पेड़, ये तुमने किस तरह की लुगदी दी कि उससे छपा हुआ कागज जो है वो नफरत ही नफरत फैलाता है। क्या ऐसी तोहमत पेड़ को दी जा सकती है कि तुम्हारी लुगदी से छपे हुए अखबार में नफरत ही नफरत रहती है? ये तो जो लोग लिखते हैं अखबार में, ये उन पर रहता है। अखबार को छापने वाली मशीन पे तोहमत लगाई जा सकती है कि अरे मशीन, तुम किस तरह का छापती हो, चारों तरफ तुम नफरत, हिंसा, उकसाने की बातें छापती हो। किसने बनाया है तुमको? क्या ऐसा हो सकता है? ये औजार हैं। पेड़ की लुगदी एक सामान है, मुर्दा सामान है। छापने वाली मशीन अखबार की या टेलीविजन का कैमरा, या जिस कैमरे के सामने मैं कह रहा हूं, क्या मैं इस कैमरा बनाने वाली कंपनी को तोहमत दे सकता हूं कि अरे तुम बाहर किस किस तरह की नफरत की बातें रिकॉर्ड करती हो? ये तो जो बातें लोग बोलते हैं वो जिम्मेदार हैं उसके लिए। मैं अगर अभी यहाँ गालियां देने लगूं तो ये कैमरा उसको भी रिकॉर्ड करेगा। इस कैमरे का अपना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक ऐसा नहीं बना है जो ये तय करे कि नफरत की बात, हिंसा की बात, अश्लील बात, महिला के खिलाफ बात, जात पात की बात, इन सब को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां तक नहीं पहुंचा है। इन्होंने जो कहा है जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने कुल मिलाकर एक बहुत समझदारी की बात कही है, बहुत जरूरी बात कही है, जिसका देश में लोगों को कहना जरूरी भी है। उन्होंने कहा है कि ये नफरत की बातें इतना नहीं करना चाहिए। मैं एक दूसरी खबर भी देख रहा था। उन्होंने कहा नफरती और विभाजनकारी बयानबाजी से बचें नेता, तनाव नहीं भाईचारे पर जोर दें। उन्होंने कहा कि पहचान की राजनीति, जिसका इस्तेमाल अक्सर राजनेता वोट हासिल करने के लिए करते हैं, सामाजिक विभाजन को गहरा करती है, जिससे बहिष्कार, भेदभाव और संघर्ष होता है। उन्होंने कहा कि भाईचारा एक ऐसा एकीकृत सूत्र है जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्शों को बांधता है। उन्होंने कहा भाईचारे के बिना समझ लीजिए एक तिपाई का एक पैर गायब हो जाएगा। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है, बड़ी अच्छी बातें कही हैं। और उन्होंने डिजिटल मीडिया के ऊपर एक तोहमत लगाई है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की क्या हानिकारक भूमिका है।
मैं उस भूमिका के ऊपर आता हूँ। ये तो औजार हैं। कोई मैकेनिक अगर किसी औजार से, हथौड़ी से, पाना पेंचिस से मेरी मोटरसाइकिल को अगर सुधारता है तो वो औजार क्या करेगा? वो उसको सुधार भी सकता है। मैंने अभी बीच में पढ़ा है कि हथौड़ा मारकर किसी ने अपने पत्नी की या पति की हत्या भी कर दी। औजार तो औजार है, आप चाहो तो उसका हथियार जैसा इस्तेमाल कर लो। लेकिन मैं जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बात की तारीफ करता हूं कि आज के माहौल में उन्होंने गुजरात जाकर वकीलों के एक संगठन में इस तरह की बातें कही है, जो बातें आज बहुत सारे लोगों को बहुत लुभावनी नहीं लगेगी, बहुत अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि आपको ध्यान है, अभी कुछ ही अरसा पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट था, वहाँ के एक जज थे जस्टिस यादव, उन्होंने किस तरह की बातें कही थी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए वकीलों के एक संगठन के कार्यक्रम में, याद है ना आपको? कुछ कठमुल्ला ये वो ऐसा करके मुस्लिमों को गालियां दी थी, याद है आपको? और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था कि बहुसंख्यकों का देश है, इसमें बहुसंख्यकों की मर्जी से सब कुछ चलेगा, याद है ना आपको? ऐसी कई बातें कही थी। तो ऐसे में वो हाईकोर्ट के एक जज थे, उनको बुला के सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कुछ कुछ कहा भी है, जिसको पुलिस की भाषा में समझाइश देना कहते हैं। अदालत की भाषा में क्या कहते हैं मुझको नहीं मालूम है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने जो कहा है, ये मेरे प्रदेश छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट से जज थे, यहाँ से गए हैं ये सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए भी एक नज़र इनके बयान पर पड़ी है। इन्होंने अच्छा कहा है। अब मैं सोचता हूँ, मेरे पास रोज़ सवेरे से, आज सुबह मैंने कुछ लोगों को ब्लॉक किया है व्हाट्सएप पे, सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं और नफ़रत की बातें मुझको भेजने लगते हैं। 6 बजे करीब मेरी नींद खुलती है, मैं फ़ोन को चेक करता हूँ तो सबसे पहले ये रहता है कि 150 साल पहले क्या हुआ था, 200 साल पहले, 300 साल पहले किसी मुस्लिम शासक ने क्या किया था, किस मस्जिद के नीचे में कहाँ पर मंदिर है, किसने क्या जुल्म किया था। इस तरह का सुबह से 4 बजे 5 बजे ब्राह्म मुहूर्त में फैलाई गई नफरत दूर तक जाती है, उसका असर अधिक होता है, तो भेजना शुरू कर देते हैं। आज मैंने तमाम दोस्ती वगैरह किनारे रख के ऐसे कुछ लोगों को ब्लॉक किया है। मैं दिन की शुरुआत इतनी नफरत के साथ नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा दिल किसी के लिए भी इतनी नफरत से भरा हुआ नहीं है। जो लोग रात दिन नफरत फैला रहे हैं उनके प्रति भी मेरे मन में नफरत नहीं है, उनके लिए मेरे मन में एक दया है, दया के पात्र हैं ये लोग मानसिक रूप से शायद सामान्य नहीं है, मैं इनको बीमार भी नहीं कहूँगा क्योंकि वो मानसिक रोगियों का अपमान होगा। इनका कुछ है, इनके दिमाग में, दिल दिमाग में कोई ऐसा नुक्स है कि जिसकी वजह से ये इतने हिंसक और नफरती हो गए हैं। इनको सवेरे सूरज की किरणें नहीं लगती हैं, इनको लगता है कि इन्होंने 600 लोगों को अगर नफरत भेज दी है सुबह, तो आज का अपना जिम्मा, आज का दिन भर का सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले इन्होंने शुरू कर दिया है, पूरा कर लिया है। इसके बाद फिर ये दूसरे कामों में लगते हैं। हालांकि मुझको शक है कि जो सुबह सुबह इतनी नफरत फैलाते हैं, इतनी हिंसा भड़काते हैं, इतनी ज़्यादा सांप्रदायिक बातें करते हैं, ये लोग दोपहर शाम रात को भी कोई और बात करते होंगे, इसमें मुझको शक है। मुझको लग रहा है क्या जिंदगी में यही रह गया है? क्या हम पीछे का देखकर चलेंगे? 100 साल, 150 साल, 200 साल, 600 साल, 800 साल। अभी अजमेर में जो दरगाह है, सबसे प्रमुख दरगाह, वहाँ के बारे में, उसको खोद के नीचे उसमें मंदिर ढूंढो, कोर्ट चले गए लोग, इस जिला अदालत ने आदेश भी दे दिया। गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश की ऐसी अदालतों के आदेश रोक दिए और कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे फैसला नहीं ले लेगा तब तक पूरे देश में कोई ऐसा सर्वे और कोई ऐसा मामला दाखिल भी न किया जाए किसी भी अदालत में। अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने, कम से कम कुछ दिन तो चैन से सो सकें। लेकिन मुझको लगता है कि क्या हम आगे का सफ़र कर पाएंगे अगर हम 100 साल, 200 साल, 300 साल
बैक व्यू मिरर होता है ना, गाड़ी चलाते हैं तो आपने देखा होगा, साइकिल में भी रहता है पीछे देखने का शीशा, मोटरसाइकिल में, कार में, सब में रहता है। पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, हॉर्न बज रहा है तो कौन सी गाड़ी आ रही है, दाएं आ रही है, बाएं आ रही है, देखने के लिए रहता है। लेकिन जिनको आगे बढ़ना है उनको देखना तो आगे पड़ता है। आप कब तक देखोगे? आप कब तक पीछे जाओगे? कितना तक पीछे जाओगे? गनीमत यह है कि मैंने कुछ हफ्ते पहले जब कहा कि बहुत ज़्यादा मत खोद देना दरगाह के नीचे, बहुत ज़्यादा खोद दोगे तो पता लगेगा दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर, और हिंदू मंदिर के नीचे कोई बौद्ध मठ निकल आएगा। देश में बहुत सारे ऐसे बौद्ध मठ थे जिनको तोड़ फोड़ के उनके ऊपर हिंदू मंदिर खड़े किए गए थे। मैंने इसके बारे में एक वीडियो में कहा था, तो मुझको कुछ लोगों ने पूछा आपके पास ऐसा एक भी सबूत है क्या? मैंने थोड़ी बहुत तलाश करके कुछ सबूत उनको भेजे थे कि भाई ये सबूत हैं, आप पढ़ लीजिए। इतिहासकारों का लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ नहीं है कि हिंदू मंदिरों के नीचे भी बौद्ध मठ थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि बहुत से हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो हैं मंदिरों में, वो एक वक्त की बौद्ध या जैन प्रतिमाएं हैं, ऐसा कहना है लोगों का। मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं तो हिंदू प्रतिमाएं भी पहचान नहीं पाता हूँ ठीक से। गणेश भर मुझको पहचान में आते हैं, थोड़ा अलग दिखते हैं तो इसलिए भी पहचान में आते हैं कि मेरे पिता का नाम गणेश लाल था, इसलिए भी मैंने गणेश का चेहरा ठीक से याद रखा हुआ है। पिता की याद आती है उस चेहरे से, थोड़ा अलग भी है गणेश का चेहरा, बाकी मैं नहीं पहचान पाता हूँ किसी चेहरे को। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हम कब तक पीछे देखेंगे, कितने साल तक पीछे देखेंगे। जिन लोगों के जिम्मे सरकारों को चलाना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लोकल म्यूनिसिपल हो, कुछ भी हो, जिनके जिम्मे सरकार चलाना है, वो लोग भी पीछे देख रहे हैं। यानी जो बैकव्यू मिरर जो है पीछे देखने का, उसमें भी टेलीस्कोप लगवा ले रहे हैं और पीछे का दिख जाए, और करीब 150-200 साल और पीछे दिखे। बहुत ज़्यादा पीछे जाओगे, अगर मान लो बौद्ध जैन मंदिर वगैरह के और पीछे जाओगे तो गुफा दिखने लगेगी जिसके आगे चमड़ा लपेटे बैठा हुआ या बिना चमड़े के भी बैठा हुआ हमारा कोई पूर्वज जो है वो चकमक पत्थर से आग जला रहा होगा। इतना पीछे आप चले जाओगे। क्या सचमुच इतना पीछे जाके आप आगे भी जा सकते हो? आपको आगे कुछ नहीं दिखता है, आपको दाएं बाएं भी कुछ नहीं दिखता है। आप तांगे के घोड़े की तरह हो गए हो जिसके दोनों आँखों के दोनों तरफ ऐसे एक रोक लगा देते हैं ताकि दाएं बाएं उसका ध्यान न बटे, सामने थोड़ा सा दिखे और दौड़ते चले जाए। आप ऐसा थोड़ा सा पीछे देख रहे हो, एक टनल्ड विजन कहते हैं इसको, सुरंग की तरह आपकी नज़र हो गई है। पीछे भी आप एक बिल्कुल तंग दिल से देख रहे हो। पीछे आपको इधर गांधी नेहरू नहीं दिखते, पीछे आपको उधर कोई मुस्लिम शासक ऐसा नहीं दिखता जिसने कभी थोड़ा बहुत भी कुछ हिंदुओं के लिए कुछ अच्छा किया हो, आपको कुछ भी नहीं दिखता। आपको केवल आखिरी में जाके एक वो आदिम पुरुष दिख रहा है जो चकमक पत्थर से जला रहा है, वहां तक पहुंच जाओगे। कितना देखोगे पीछे? तुम्हारा जिम्मा आगे देखने का है, दाएं बाएं देखने का है। मुझको लगता है कि क्या जिंदगी में कोई असल मुद्दे रह ही नहीं गए हैं कि हम केवल नफरत का इतिहास और इतिहास की नफरत, इन्हीं दोनों को खेल रहे हैं। नफरत का इतिहास, इतिहास की नफरत, नफरत का इतिहास, इतिहास की नफरत। इससे आगे बढ़ सकते हैं क्या? बैकव्यू मिरर में पूरा का पूरा ध्यान लगाकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आगे क्या है? आगे शायद ज़्यादा डरावना है। आगे देखने की आपकी हिम्मत नहीं है, आगे देखना आसान नहीं है, इसलिए आप पीछे देख रहे हो। आगे क्या दिखेगा मैं बतलाता हूँ आपको। आप आगे देखो जरा सा, तो आपको दिखेगा कि जिस गांव तक पहुंचने के लिए सड़क रहनी चाहिए थी, जहां एम्बुलेंस पहुंच सके, वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही क्योंकि सड़क नहीं पहुंची है। सड़क नहीं पहुंची है तो कल ही मैं एक तस्वीर देख रहा था कि एक आदमी जो है अपनी गोद में बीमार बीवी को उठाकर, अखबार की खबर है, मैं नहीं जानता, मैंने नापा नहीं है टेप लेकर, 5 किलोमीटर पैदल चला है। एक आदमी अपनी बीमार बीवी को लेकर 5 किलोमीटर पैदल चला है, तब एम्बुलेंस तक पहुंचा है।
आपके पास गांव तक जाने के लिए सड़क नहीं है, आपके पास एम्बुलेंस में कर्मचारी नहीं है कि 4 कर्मचारी स्ट्रेचर लेके चले गए रहते, उस बीमार महिला को उठा के ले आते। आपको मालूम है 10 किलो, 12 किलो, 14 किलो के एक बच्चे को उठा के 1 किलोमीटर आप चलोगे तो कमर टूटने लगेगी। ऐसे में बीमार माँ, बीमार बाप, बीमार पत्नी को लेकर उठाकर लोग कई किलोमीटर चल रहे हैं। आप सामने देखोगे तो थोड़ा भयानक दिखेगा, पीछे दिखेगा आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अंग्रेज पीछे दिखेगा। वो आसान है क्योंकि वो चुनौती नहीं है आपके लिए, वो आपके सामने चुनौती बन के नहीं खड़े रहते कि हमको सुधारो। आप इतिहास को नहीं सुधार सकते, किताबों में बदल देना एक अलग बात है, आप इतिहास को सुधार नहीं सकते। लेकिन अगर आप सामने देखोगे, आपकी जिम्मेदारी सामने देखने की रहेगी, तो आप एक सड़क बना सकते हो, या सड़क को सुधार सकते हो, या एम्बुलेंस को सुधार सकते हो, या एम्बुलेंस के इंतजाम को सुधार सकते हो कि जब मालूम है कि ऐसी जगह से मरीज लाना है तो 4 कर्मचारी एक स्ट्रेचर लेके जाएं। अकेला पति बीमार पत्नी को ढोकर 5 किलोमीटर चले, ये इंसानियत है, ये लोकतंत्र है, ये आज का शासन है। आप किस में उलझे हुए हो? आप उलझे हुए हो धर्म में, आप उलझे हुए हो आध्यात्म में, आप उलझे हुए हो शंख में, आप उलझे हुए हो तिलक में, आप उलझे हुए हो इतिहास में, नफरत में। इसलिए जस्टिस मिश्रा ने कहा है, पहचान की राजनीति जिसका इस्तेमाल अक्सर राजनेता वोट हासिल करने के लिए करते हैं, सामाजिक विभाजन को गहरा करती है, जिससे बहिष्कार, भेदभाव और संघर्ष होता है। सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज है, आज जज है, इससे ज्यादा और क्या कह सकता है वो? इससे ज्यादा क्या कह सकता है? वोट के लिए ये सब इस्तेमाल हो रहा है, राजनीति का, सांप्रदायिकता का, नफरत का, विभाजन का, देश के भीतर विभाजन का। ये सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज बोल रहा है अभी, जिनसे उम्मीद की जाती है कि थोड़ा कम बोलें, वो खुल के बोल रहे हैं। मुझको लगता है जिम्मेदारी की बात उन्होंने की है। मुझको लगता है कि आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत, उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में कम से कम 2 बार ये कहा है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कर दो, कहा है उन्होंने। और अभी दोबारा उन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है, लोग अपने खुद नेता बनने के लिए, हिंदुत्व के नेता बनने के लिए लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मस्जिद के नीचे, दरगाह के नीचे, मजार के नीचे मंदिर ढूंढने लगो, उसके खिलाफ फिर कहा है भागवत ने। समझदारी की बात कही है, जिम्मेदारी की बात कही है। मेरा मानना है उन्होंने हिंदू समाज के भले के लिए कहा है, ये इसलिए भले के लिए कहा है, इस किस्म की हरकतों से पूरी दुनिया में हिंदुओं का बदनामी हो रही है, उनकी, हिंदुओं की, उनका नाम खराब हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भागवत ने ठीक कहा है। ये एक अलग बात है कि एक कोई शंकराचार्य हैं, वो इधर आए हुए थे अभी मेरे शहर में 2-3 दिन पहले। उन्होंने भागवत को इस बयान के लिए बड़े आड़े खड़े सीधे सब हाथ लिया है और कहा है कि भागवत होते कौन है ये सब बोलने वाले, काफ़ी कुछ कहा है। और भी कई भगवाधारी हैं, वो भी टूट पड़े हैं। एक शंकराचार्य के बोलने के बाद अब कई लोग बोल रहे हैं कि भागवत ने ठीक नहीं कहा है। भागवत होते कौन है बोलने वाले? भागवत एक संगठन के मुखिया, भागवत हमारे मुखिया तो नहीं है। मुझको लगता है कि अभी मैं एक विदेशी पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें कहा गया था कि आरएसएस के इस देश में 50 लाख से ज़्यादा सदस्य हैं। वो ठीक ठाक भरोसेमंद था, पॉडकास्ट इकोनॉमिस्ट का था, तो मैं मानता हूँ उन्होंने अपने नंबर्स को थोड़ा जांचा होगा। 50 लाख लोग अगर सदस्य हैं, उनके मुखिया मोहन भागवत अगर वो कोई बात कह रहे हैं और अगर वो कोई हिंसक और नफरती बात कहते तो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। अगर वो मोहब्बत की बात कह रहे हैं, हिंसा से दूर रहने की बात कह रहे हैं, नफरत से दूर रहने की बात कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं वो। और शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। वो चाहे उनकी पूजा करते हो लोग यहाँ पे, चाहे उनके पैर छूते हो लोग,
तो मेरा ये मानना है कि जो भागवत ने कहा है, जो जस्टिस मिश्रा बोल रहे हैं, या मेरे जैसे बहुत मामूली और छोटे लोग जो बार बार बोलते हैं, आप इस बात को देखिएगा, सोचिएगा कि धर्म की, इतिहास की, नफरत की, हिंसा की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि आज की चुनौतियों का सामना करना सत्ता पे काबिज लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। अस्पतालों को सुधारना मुश्किल है, स्कूलों को सुधारना मुश्किल है, सड़कों को सुधारना मुश्किल है, सब चीज़ों को सुधारना मुश्किल है। ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी चुनौती हैं। अस्पताल में मुझको 6 घंटे इंतजार के बाद 17 दिन बाद की अगर जांच की तारीख मिल रही है तो मेरा दर्द दूर कैसे हो सकता है? ये बतलाकर कि मेरे एक मंदिर के ऊपर किसी ने एक मजार बनाया हुआ है, इससे मेरा दर्द दूर होता है। ये मार्फिन की तरह काम करता है, अफीम से बना हुआ जो रहता है नशा, जिससे दर्द दूर होता है, वैसा काम करता है ये फतवा, नफरत का फतवा, धर्म का फतवा। बच्चियां कह रही है कि हमारे स्कूल में पेशाब घर नहीं है, पानी नहीं है, माहवारी के समय बहुत दिक्कत होती है। आप उनको बतला रहे हो कि बाबर ने क्या किया था, आप उनको बतला रहे हो कि 1984 का दंगा कैसा हुआ था, आप उनको बतला रहे हो कि गांधी ने भारत और पाकिस्तान का विभाजन करवा दिया था, आप उनको बता रहे हो कि अंबेडकर जो हैं उनके साथ किसने किसने बुरा सलूक किया था। इसलिए कि वो आसान है वो कहना। इतिहास के चुनिंदा तथ्यों को लेकर लोगों को लगातार एक किस्म के नशे में रखना ज़्यादा आसान है। लोगों को आज की ज़िंदगी, आज तहसील में पटवारी जो है 5,000 रुपये के बिना कागज़ नहीं दे रहा है। आज अदालत में तारीख बढ़ती चली जा रही है, फैसला नहीं हो रहा है। आज दवाइयाँ नहीं हैं, ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, जांच नहीं हो पा रही है, रीएजेंट नहीं है, मशीनें खराब पड़ी हैं, कर्मचारी नहीं हैं। सरकारी दफ्तर में आप बार बार चक्कर लगाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता है कब कौन ड्यूटी पर रहते हैं। कदम कदम पर यही हाल है। आपको नक्शा पास करवाना है, उसका पैसा लगता है। आप सवेरे से देखते हो अखबार भ्रष्टाचार की खबरों से भरे हुए हैं, उसके ऊपर कार्रवाई जो है थोड़ा मुश्किल रहती है, मेहनत लगती है, नीयत लगती है, अपने कुछ लोग उसमें अंदर भी हो सकते हैं। वो कार्रवाई आसान नहीं है। आप गाय बचाने के नाम पर 6 लोगों को पीट दें, 2 लोगों को पुल से नीचे फेंक दें, 3 लोगों को, वो आसान है। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि आप देश को किस तरफ ले जाना चाहते हो। देश के असल मुद्दे जो हैं, जनता के जो असल मुद्दे हैं, क्या उनको आप हल करना चाहते हो? क्या बच्चों को समय पे किताबें मिल रही है, समय पे उनको पोशाक मिल रही है? क्या दोपहर का खाना ठीक से मिल रहा है? क्या पोषण आहार ठीक से मिल रहा है? क्या टीचर बिना दारू पिए हुए जा रहे हैं? क्या आपने इंतज़ाम किया है कि टीचर लड़कियों को न छेड़ें, प्रिंसिपल, हेडमास्टर और टीचर मिलकर लड़कियों को पे रेप न करें? ये सब इंतज़ाम में मेहनत लगती है, ये सब इंतज़ाम आसान नहीं रहता। धान भीग गया है तो कितना ज़्यादा लेना है, उसको नाप तौल में गड़बड़ी हो रही है जगह जगह, आसान नहीं है, उसमें मुश्किल पड़ती है। इतिहास का एक पन्ना निकालकर उसकी 4 लाइनों को लेकर उसको कहीं और की 4 लाइनों से जोड़कर नफरत फैलाना अधिक आसान है। वही हो रहा है। मुझको लगता है कि जब तक लोग अपना पूरा ध्यान इतिहास पे बनाए रखेंगे, तब तक न उनका कोई वर्तमान है, न उनका कोई भविष्य है। कम से कम उन लोगों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए जिनको जनता ने वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए चुना है। जो लोग चूक गए हैं, जो लोग हार चुके हैं, सत्ता से परे हो चुके हैं, वो इतिहास में डूबें तो डूबें। जिनको भविष्य बनाना है, जिनको आज वर्तमान ठीक करना है, मरम्मत करनी है उसकी, आप ये सोचिए कि एक खराब कार किसी को मिली है, सरकार को, और उसका जिम्मा है कार को सुधारना,
और वो नारियल फोड़े, तिलक लगाए, कार के ऊपर नारियल फोड़े, प्रसाद बांटे, घंटी बजाए, आरती उतारे और बताए कि हमारे इतिहास में एक समय रथ रहता था और ऐसे पुष्पक विमान रहते थे, फिर विदेशी आक्रमणकारी आ गए, फिर उन्होंने हमारे पुष्पक विमान के पुर्जे ले जाके बेच दिए, फिर रथ का एक्सिल जो है उसको ले जाके बाहर उन्होंने पेटेंट करा दिया। वो सब ठीक है भाई, आज जो कार है जनता की, आज जो कार है जिसको ठीक करना है, सरकार की जिम्मेदारी है, उसका क्या है? तो कहेंगे नहीं, अभी हम आपको बताते हैं, अभी 600 साल और बचा है बोलने के लिए। कितना बताओगे, कितना पीछे ले जाओगे? मेरे पास अब गैस लाइटर आ गया है जो एक किस्म से चकमक पत्थर से प्रेरित है। लाइटर के भीतर दो पत्थर आपस में टकराते हैं, उससे चिंगारी निकलती है और गैस उस चिंगारी को पकड़ लेती है। मैं अब गुफा के बाहर के उस गुफा मानव से, पाषाण काल के उस गुफा मानव के चकमक पत्थर से लेकर आज मेरे गैस के लाइटर तक मैं सफर कर चुका हूं। अब मुझको इस इतिहास की जरूरत नहीं है। मैं चक्के का आविष्कार देख चुका हूं। चक्का जब बनाया इंसान ने, गोल चक्का बनाया, उसके कारण इतनी तरक्की हुई, मशीनें बन पाई, गाड़ियां बन पाई। चक्के का आविष्कार दुनिया का एक सबसे अहम आविष्कार था। मैं उसको जानता हूं, देख लिया हूं। मैं पैदा हुआ हूं तब से 3 चक्के की साइकिल का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं बाद में 2 चक्के की साइकिल का इस्तेमाल कर रहा हूं। 3 चक्के के रिक्शे में मैं बचपन से माँ के साथ आते जाते रहा हूं। मुझको अब चक्का बनाना मत सिखाओ, हो गया। आगे का बताओ, आगे का क्या है, उस चक्के के आगे क्या है ये बतलाओ मुझको। वो मुश्किल है थोड़ा, वो उतना आसान नहीं है। मैं जस्टिस मिश्रा की तारीफ करता हूं, प्रशांत मिश्रा की, कि उन्होंने इतना खुलकर इस बात को कहा है। पहचान की राजनीति जिसका इस्तेमाल अक्सर राजनेता वोट हासिल करने के लिए करते हैं, सामाजिक विभाजन को गहरा करती है, जिससे बहिष्कार, भेदभाव और संघर्ष होता है। उन्होंने कहा है कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर भाईचारा जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं नहीं जानता भाई बहन जिनमें भी एकता आपको लगती हो, ये इतिहास से कैसे चलेगी। वर्तमान है, वर्तमान में एकता जरूरी है और एकता के आधार पर भविष्य बनेगा। मैं तो सामने देखकर चलाता हूँ गाड़ी, साइकिल चलाऊं कि मोटरसाइकिल चलाऊं या कार चलाऊं, मैं तो सामने देख के चलाता हूँ। पीछे देख देख कर चलाना मेरा काम नहीं है। मुझको मालूम है कि उससे मैं लंबा सफ़र नहीं कर पाऊंगा। मेरे शहर के एक साइकिलिस्ट हैं, सुरेश दुआ, अभी वो कितना 1200 किलोमीटर कितना साइकिल पे सफ़र करके आए। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या आप बैकव्यू मिरर देखकर चला सकते हो क्या 1200 किलोमीटर? मेरे ख्याल से 120 किलोमीटर नहीं चला पाएंगे वो। किसी की आंखों के सामने ऐसा लगा दीजिए पर्दा, तांगे के घोड़े जैसा, और कहिए कि बैकव्यू मिरर देख के चलाओ केवल। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनको जनता ने चुना है सरकारें चलाने के लिए, उनको कम से कम आज की हकीकत को देखना चाहिए। घोड़े जैसा जो लगा हुआ है उसको हटा दो, देखो आज की हकीकत को, चुनौतियों को मंजूर करो, इन चुनौतियों से जूझो। इतिहास तो इतिहास की किताबों के लिए है, इतिहासकार हैं, अलग हैं, लिखेंगे। जिनको सरकार चलाने के लिए चुना गया है उनको आज के मौजूदा हाल को देखना चाहिए और आगे के भविष्य को देखना चाहिए कि वहाँ हम कहाँ तक पहुँचा पाएंगे अपने कार्यकाल में। पूछ के देखिएगा, जब कभी कोई आपसे इतिहास की बात करे, आप उससे वर्तमान की बात करो। कोई और पुराने इतिहास की बात करे तो आप भविष्य का भी पूछ लो उसको कि कार्यकाल आपका कितना बाकी है, अभी 2 साल, 2.5 साल, 4 साल, कितना बाकी है। इतने कार्यकाल में कहाँ तक पहुँचाओगे, हमको थोड़ा बतला दो। प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी, न्यूनतम मजदूरी कितनी हो जाएगी, थोड़ा हमको बतला दो। क्या क्या और खोल लोगे, अस्पताल, दवाई, जांच, स्कूल, कॉलेज, ये और बतला दो। पटवारी से लेकर ऊपर तक बड़े अफसरों तक का भ्रष्टाचार कम कर दोगे कि नहीं, बंद करवा दोगे कि नहीं, ये बता दो। जो आपसे इतिहास की बात करे उससे आप वर्तमान और भविष्य की बात कीजिए। बस मेरी इतनी ही सलाह है। आपको मेरा ये एडिटोरियल अगर ठीक लगा हो
तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी सोच को लिखिएगा। बहुत ज़्यादा नफरत मत फैलाइएगा, मैं थका हुआ हूँ। अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। ये हो सकता है उनमें से भी बहुत सारे लोग सुबह 5 साढ़े 5 बजे से नफरती व्हाट्सएप पाने लगे हों, जिसमें से बहुत सारे झूठे भी रहते हैं। एक व्हाट्सएप सुबह सुबह मुझको मिला, उस समय केरल में चुनाव चल रहा था, लोकसभा का उपचुनाव, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही थी। व्हाट्सएप मुझको मिला वीडियो एक, उसमें था वायनाड में प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार का वीडियो, ऐसा था। तो चूंकि नफरती ने भेजा था, मैंने उसको खोलकर देख लिया। तो देखा तो उसमें राहुल गांधी खड़ा हुआ था, वो बोले चले जा रहा था कि ये जो अयोध्या का जो राम मंदिर बना है, जैसे ही देश में हमारी सरकार बनेगी इस मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद विस्फोट से पूरा राम मंदिर टूटते हुए दिखाया। फिर राहुल गांधी कहता है और हम इसकी जगह फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। फिर बाबरी मस्जिद दिखा दिया पुरानी वाली, हालांकि नई बनेगी तो थोड़ा अलग तरह की रहेगी। सुबह सुबह 5 बजे अगर इतनी नफरत को आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो मेरा आपसे कुछ भी नहीं कहना है। नफरती लोगों को ये भी नहीं सूझ रहा है कि ये फर्जीवाड़ा जो है, नकली वीडियो बनाकर भेजना, फेक वीडियो बनाकर भेजना, पकड़ में आ जाता है। मामूली लोग भी पकड़ लेते हैं। इसका मजा कौन लेता होगा? कौन लोग होंगे जिसको असली मानते होंगे? तो आज मेरी सलाह यही है कि इसको भेजिए, लोगों को थोड़ा समझने दीजिए उनको भी कि नफरत की बातों को फैलाना अच्छा नहीं है। मैं तो किसी व्यक्ति की पहचान इस बात से कर लेता हूं कि वो किस तरह के व्हाट्सएप मुझको भेजते हैं। कोई काम का मैसेज रहे तो अलग बात है, बाकी वो जिस तरह का भेजते हैं उससे मैं समझ जाता हूं कि इनके लिए मोहब्बत मायने रखती है कि नफरत मायने रखती है। ये देश का भला चाहते हैं कि ये दंगा करवाना चाहते हैं, मुझको समझ में आ जाता है। आप भेजिएगा आज के इस वीडियो को, अपने दोस्तों को भेजिएगा, उनसे पूछिएगा कि तुम लोग क्या चाहते हो। तुम लोग अपना वर्तमान सुधारना चाहते हो, देश का, बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो, या तुम बाबर से 2-2 हाथ करना चाहते हो? अकबर, बाबर, औरंगजेब, और पता नहीं, इतिहास मेरा विषय नहीं था, जितने भी रहे होंगे, क्या उनसे 2-2 हाथ करना चाहते हो? तलवार से लड़ना चाहते हो, या अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो? सरकार के पास समय सीमित रहता है, 5 साल रहते हैं सरकार के पास। 8 घंटे सोना जरूरी रहता है, 3-4 घंटे रोज परिवार के साथ लग जाते हैं। कोई बहुत काम करे तो भी 12 घंटे कर सकते हैं काम। उस 12 घंटे काम में आप क्या क्या कर लेंगे? नफरत भी फैला लेंगे और देश को आगे भी बढ़ा लेंगे, दोनों नहीं हो सकेगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि आपके पास नफरत की अगर कोई बात आती है तो उसको आगे बढ़ाने के पहले ये सोच लीजिएगा कि लोग उससे आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच, इसका अंदाज भी लगाते हैं। आप नफरत की बात को आगे बढ़ाते हुए ही नफरत जीवी हो जाते हो मेरे लिए। तो जैसे परजीवी रहते हैं ना, जो किसी और पे पलते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ ये लोग नफरत पे पलते हैं। इनको सुबह नाश्ते में अगर 1 कटोरा नफरत नहीं मिली तो भूखे रह जाएंगे। दोपहर और शाम को फिर इनको लगता है खाने में, लंच और डिनर पे फिर और नफरत लगती है। रात को सोने तक ये सोचते हैं कि आज काफ़ी नफरत मैंने बांट दी है कि नहीं। ऐसा मत कीजिए। आपकी शख्सियत जो है, आपकी पर्सनालिटी, आपका चरित्र, इन सब की पहचान मोहब्बत और नफरत से बनती है। अगर फैला सकें तो मोहब्बत फैलाइए, नहीं फैला सकते हैं तो कम से कम नफरत तो मत फैलाइए। फिर मिलेंगे।